क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन पेपर। चलिए बात करते हैं कि आज का पेपर कैसा रहा और इनके क्या क्या पॉसिबल आंसर्स लिखे जा सकते थे। पहले क्वेश्चन में पूछा गया था आसन्स कैन बी यूज्ड एज प्रिवेंटिव मेजर्स कमेंट। आसन्स को प्रिवेंटिव मेजर्स की तरह यूज किया जा सकता है, इसके बारे में बताना था। तो 2 नंबर का था, आप 2 पॉइंट्स लिख सकते थे कि आसन्स से जो है मेंटल डिप्रेशन से बचा जा सकता है, आसन्स करके हम पोस्चरल डिफॉर्मिटी से बच सकते हैं, आसन्स करके हम मोटापे से बच सकते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते थे। एक्टिव और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होगा कि आप मूवमेंट कर रहे हैं जॉइंट्स के अबाउट, मैक्सिमम जितना भी आप मूव कर सकते हैं और विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, वो एक्टिव हो जाएगा। और पैसिव में एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन समटाइम्स मे किल इंट्रिंसिक मोटिवेशन जस्टिफाई। इसमें कहा गया था कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कई बार क्या होता है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन को ख़त्म कर देती है। इसको आपको जस्टिफाई करना था, इसको आपको समझाना था ये कैसे हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब क्या है कि बाहर से आपको कोई चीज़ मोटिवेट कर रहा है, जैसे एग्जांपल रिवॉर्ड, या कोई आपकी तारीफ करता है तो आप मोटिवेट होते हैं। अब अगली बार अगर कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा या कोई रिवॉर्ड मिलना, जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा था वो रिवॉर्ड मिलना बंद हो जाएगा, तो आप खुद ही सोचिए कि आपके अंदर लगेगा कि यार ना तो अब रिवॉर्ड मिल रहा है ना कोई मेरी तारीफ कर रहा है, तो मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अंदर से तो आप मोटिवेट वैसे ही नहीं हो रहे थे क्योंकि आपको आदत पड़ गई थी बाहर वाले मोटिवेशन से मोटिवेट होने की, यानी कि प्राइस को देखकर या फिर अपनी तारीफ सुनकर। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ने इंट्रिंसिक मोटिवेशन को खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था डिफाइन डिसेबिलिटी एंड लिस्ट डाउन एनी 2 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी क्या है ये बताना था और कोई भी इसके 2 टाइप्स लिखने थे, जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर कोग्निटिव डिसेबिलिटी। इसके 2 टाइप्स हो गए और डिसेबिलिटी क्या होती है ये बताना था। तो डिसेबिलिटी में आप ये लिख देते हैं कि एक ऐसी फिजिकल या मेंटल कंडीशन जो कि पर्सन को अपनी एक्टिविटीज़ या मूवमेंट्स करने से रिस्ट्रिक्ट कर रही है। फर्स्ट एड के कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव्स लिखने थे। तो फर्स्ट एड के कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव में क्या लिख सकते थे कि पहला तो यही कि लाइफ सेविंग, कि अगर फर्स्ट एड टाइम पे मिल जाता है तो लाइफ बच सकती है, और अगर कई केसेस में फर्स्ट एड टाइम पे नहीं मिलता है तो जान भी जा सकती है। और ये भी है कि अगर फर्स्ट एड टाइम पे मिल जाएगा तो इंजरीज़ को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, जो चोट लगी है उसको और आगे बढ़ने से या उसका असर जो होगा वो कम किया जा सकता है। तो इसके इस तरह से आप 2 ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते थे। आप जो मैंने 2 बताए हैं उसके अलावा कोई और 2 भी लिख सकते थे। उसके बाद कहा गया कि 2 तरह की कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बताइए विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी में 2 तरह की में आप लिख सकते थे। एक तो ओरिएंटेशन एबिलिटी। ओरिएंटेशन एबिलिटी में क्या होता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो ओपोनेंट जो है उसकी मूवमेंट के हिसाब से अपनी मूवमेंट्स को एडजस्ट करता है ताकि वो ओपोनेंट्स जो भी कर रहे हैं उसके हिसाब से वो अपना खुद का एक्शन भी कर सके। या जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल लिख सकते थे कि हॉकी, फुटबॉल की बॉल आ रही है आपके पास या ओपोनेंट बॉल लेके आ रहा है, तो आप उस डायरेक्शन में होकर आपको आगे क्या एक्शन लेना है, क्या मूवमेंट करनी है, वो सारा ओरिएंटेशन एबिलिटी में आएगा। ऐसे ही एक लिख सकते थे आप रिदम एबिलिटी। रिदम में क्या होता है कि स्पोर्ट्स पर्सन कुछ रिदम के साथ कुछ मूवमेंट्स करता है, जैसे कि कुछ म्यूज़िक वगैरह प्ले हो रहा है, जैसे एग्जांपल डांस है समझिए। तो डांस में क्या होता है, जैसे जैसे आप म्यूज़िक सुनते हैं उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स करते हैं। तो ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स क्या करते हैं, कुछ म्यूज़िक या कुछ ट्यूनिंग के हिसाब से जो है अपनी मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं। और कई केसेस में अगर म्यूज़िक या ट्यूनिंग नहीं बजती, जैसे कि खासकर जिम्नास्टिक्स में, तो खुद ही स्पोर्ट्स पर्सन ने अपने अंदर ही एक रिदम बना रखा है कि हाँ ये स्टेप करना है, इसके बाद ऐसे करना है, तो वो रिदम के अकॉर्डिंग मूवमेंट कर रहे हैं। तो इसमें आप ये लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये 2 नंबर का था, तो 2 सिम्टम्स आप लिख सकते थे। जैसे इसमें आप लिख सकते हैं कि ऐसे बच्चे जो होते हैं, एडल्ट्स या जो भी अथॉरिटी वाले लोग होते हैं, उनके साथ आर्ग्यू करते रहते हैं। और कई बार ये भी होता है कि वो क्या करते हैं, दूसरों पे ब्लेम लगाते रहते हैं, अपनी खुद की मिस्टेक करेंगे लेकिन ब्लेम दूसरे पे लगाएंगे, या वो काम करेंगे वो जो दूसरों को एनोय करेगा, दूसरों को इरिटेट करेगा, वैसा काम करते रहेंगे। तो इस तरह से आप इसमें 2 सिम्टम्स लिख सकते थे। और 8th क्वेश्चन में पूछा हुआ था एक्सप्लेन एनी 2 फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस।
तो इसमें दो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स बताने थे जो एंड्योरेंस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो इसमें आप कार्डिक आउटपुट, ऑक्सीजन इनटेक, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, मसल कंपोजिशन, कोई भी दो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स लिख सकते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हुआ था एनलिस्ट एनी 4 कॉजेज ऑफ ओडीडी। ओडीडी के कोई 4 कॉजेज लिखने थे आपको इसमें। तो इसमें आप जेनेटिक्स, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स ये लिख सकते थे जो ओडीडी कॉज करता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा हुआ था एग्रेशन क्या है और इसके 2 टाइप्स। तो एग्रेशन की डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाती है और इसके टाइप्स भी आप आसानी से, असर्टिव, होस्टाइल, ये 2 तरह के टाइप्स हैं। वैसे 3 हैं, कोई भी 2 आपको लिखने थे इसमें। उसके बाद डिसेबिलिटी एटिकेट्स क्या होते हैं। तो डिसेबिलिटी एटिकेट्स क्या होते हैं कि जब आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो स्पेशल नीड्स वाला है, तो उसके साथ आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं, उन्हीं को डिसेबिलिटी एटिकेट्स कहते हैं। तो कोई भी 4 डिसेबिलिटी एटिकेट्स लिखनी थी। जैसे एग्जांपल, अगर कोई व्हीलचेयर पे पर्सन बैठा हुआ है, व्हीलचेयर वाला पर्सन है, तो उसके सामने आप ज़्यादा लंबे समय तक खड़े होकर ना बात कीजिए। और ये भी है कि उसके साथ जब आप मिलें या जा रहे हैं उससे दूर, तो हाथ जरूर शेक कीजिए, उसके साथ हैंड शेक कीजिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा उसके अंदर। तो ऐसे कोई भी 4 एटिकेट्स आपको लिखने थे इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आपको डायग्राम और मैनेजमेंट कैसे करनी है बोन इंजरीज की। तो कोई भी 2 टाइप इसमें एक्सप्लेन करनी थी। आपकी बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है और मैनेजमेंट भी दी हुई है, आसानी से आप इसको लिख सकते थे। और उसके बाद मत्स्य आसन के बेनिफिट्स और कॉन्ट्राडिक्शंस बतानी थी। ये भी आपको डायरेक्टली आपकी बुक में ये आसन भी मिलेगा, इसके फ़ायदे मिलेंगे और इसकी सावधानियां भी मिलेंगी। इसका मतलब ये है कॉन्ट्राडिक्शंस का कि मत्स्य आसन करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या फिर किन पर्सन्स को ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एक्सरसाइज के बीच में डिफरेंस बताना था। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था आपकी बुक का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था व्हाट आर द पर्सनैलिटी ट्रेट्स अकॉर्डिंग टू बिग 5 थ्योरी। बिग 5 थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताए गए हैं, वो आपको यहाँ पे मेंशन करने थे। तो इसमें आपको लिखना था ओपननेस टू न्यू आइडियाज़, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म और कॉन्शियसनेस वाली। क्वेश्चन नंबर 16 में 2 लॉन्ग टर्म और 2 शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं एक्सरसाइज के, ये बताने थे। तो इसकी अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में, तो ये लिख सकते थे कि हार्ट बीट का बढ़ना या हार्ट रेट का बढ़ना, ब्लड फ्लो का बढ़ना, स्ट्रोक वॉल्यूम का बढ़ना, ये सब शॉर्ट टर्म में आता। और लॉन्ग टर्म में आता कि हार्ट का साइज़ और वॉल्यूम का बढ़ना, स्ट्रोक वॉल्यूम का बढ़ना, और जो इस तरह से 2 लिखने थे तो 2 काफ़ी थे ये। या इसमें आप टाइडल वॉल्यूम का बढ़ना ये लिख सकते थे, या फिर जो अनयूज्ड एल्वियोल्स हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। वाइटल एयर कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो ये सब आप लिख सकते थे। या फिर रेस्पिरेटरी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, ये सब लॉन्ग टर्म इफेक्ट में आ जाएगा। एंड्योरेंस को डिफाइन करना था और मेथड्स बताने थे एंड्योरेंस डेवलपमेंट के। तो एक तो कॉन्टिन्यूस मेथड था, एक फार्टलेग मेथड था। ये 2 मेथड आप इसमें लिख सकते थे। इसको एक्सप्लेन करना था। ये कितने नंबर का था? 4 नंबर का था। तो प्रॉपरली आपको इसको एक्सप्लेन करना था। व्हाट इज ओबेसिटी, ड्रॉ स्टिक डायग्राम्स ऑफ एनी 2 आसन्स रिकमेंडेड टू कंट्रोल ओबेसिटी एंड एक्सप्लेन देयर प्रोसीजर। ओबेसिटी क्या होता है ये बताना था और 2 आसन्स बताने थे ओबेसिटी को ठीक करने के लिए, और उनको स्टिक डायग्राम से एक्सप्लेन करना था, सारा प्रोसीजर भी बताना था। तो ओबेसिटी को रिमूव करने के लिए या ओबेसिटी को ठीक करने के लिए आपको कौन कौन से आसन्स करने होते हैं, तो इसमें आप त्रिकोण आसन कर सकते हैं, अर्धमत्स्येंद्र आसन कर सकते हैं, हस्त आसन कर सकते हैं, वज्रासन कर सकते हैं। तो कोई भी 2 आसन आपको इसमें लिख देने थे।
तो ये था आपका क्लास 12 का फिज़िकल एजुकेशन का पेपर। ये सेट 4 था और इस सेट 4 में देखा जाए तो डिफ़िकल्टी लेवल कोई ज़्यादा नहीं है। लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में से ही पूछे गए हैं। जो भी बुक आपने पढ़ी होगी, मुझे लगता है कि उन सभी बुक्स में लगभग ये टॉपिक्स होंगे ही होंगे। तो आपका ये एग्ज़ाम आज का कैसा रहा, कमेंट करके अपने एग्ज़ाम के बारे में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और आगे शेयर ज़रूर कीजिए।